अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सितंबर 22 में आया था। यूरेनस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स X1 एंड Y1। फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू X1 एंड Y1। थोड़ा सा स्लाइड का इशू है तो परेशान ना होना। सेल्स वॉल्यूम गिवन है, ये यूनिट्स में है। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएल फाइनेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड, सजेशन बाद में देखते हैं, अभी क्या कह रहा है। कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। ओवरऑल कहता है सेल्स रेवेन्यू बता दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स यानी बैचेस में नहीं कह रहा है। और इस वक्त वॉल्यूम बता रहा है कि रेशो 2:1 की है। इधर देखिए अबू बकर, ये 5000 यूनिट है, ये 2500 यूनिट, तो रेशो क्या बनी 2:1। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी है। एक प्रोडक्ट का नाम क्या है X1 और दूसरे का नाम Y1। X1 Y1 और ये है टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, लिखवाएं भाई अबू बकर। 4400, Y1 2200 लेस वेरिएबल कॉस्ट 3000 1500। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 1400 700। रेशो जी 2:1। कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच 2800 700 कितना बना 3500 पर बैच। क्या मांग रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मांग रहा है और ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स भी मांग रहा है। सबसे पहले बना देते हैं इसको कंट्री ब्रेक इवन पॉइंट बैचेस में, ब्रेक इवन पॉइंट बैचेस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच। टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए बताएं 54 लाख प्लस 45 लाख डिवाइडेड बाय 3500। आंसर दें 2828.57 बैचेस। ओके, अब आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में। चलें पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लेते हैं। पहले कौन है पहला X1 2827 इंटू 2 इक्वल टू 5657.14 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लीजिए किसके Y1 इक्वल टू 2828.57 इंटू 1 कितना बना जी 2828.57 यूनिट्स। ठीक है, अब
ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में निकाल लीजिए पहले। ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में 2828.57 बैचेस हैं इनटू पहले बैच में सेलिंग प्राइस कितनी है 400 इंटू 2, यही है ना भाई? ठीक है, और दूसरे के लिए 2200 और एक बैच में एक है। बताएं जी फाइनल सेलिंग प्राइस, ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग प्राइस में बता दें। थ्री 111 जी 3 111 4270। चेक कर लीजिए एक दफ़ा। ओके हो गया। अब क्या मांगा है उसके बाद? रुपी में ब्रेक इवन सेल्स बताने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस में नहीं मांगा, किस में मांगा है? यूनिट्स में। तो एक तरफा X1 और एक दफ़ा Y1 जाएँ, क्वेश्चन में जाएँ, बजटेड सेल्स रहें X1 की। X1 का सेल्स वॉल्यूम 5000। हम कितना बेच रहे हैं इसका? 5657। 5657.14 माइनस 5000 बजटेड सेल में से ये ब्रेक इवन है और मैं उसमें बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में आ रहा है जी। कितना आ रहा है नेगेटिव में? उल्टा लिखें फिर, पहले बजटेड सेल्स बताएं 5000 और ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी 5657.14। यानी 5000 बेचूंगा तो लॉस ही होगा क्योंकि ब्रेक इवन तो इस पे हो रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में है। कितना हुआ? 657.14 ब्रैकेट लगा दीजिएगा। दूसरे का सेल्स वॉल्यूम टाइम कितने में बेचना चाह रहा हूँ? 2500, और मैं कह रहा हूँ ब्रेक इवन कितने में होगा? 2857। इसका मतलब है इस सेल्स पर कंपनी लॉस में है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में है। कितना? 328.57। लो भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में आ रहा है, परेशान नहीं होना। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये सिचुएशन जब होती है जब कंपनी लॉस में जा रही हो कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बजाय नेगेटिव में है। अब आई, यूएल्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड that sales of X1 can be increased by spending 3 lakh on advertisement, ये incremental fixed cost हो गई, and reducing selling price by 5%, selling price 95%, sales volume of X1 is expected to increase by 20% as a result of adopting his suggestion. Advise UL whether it should go ahead with this suggestion or not. अब मेरे दोस्तों, इस तरह की सजेशन में इंक्रीमेंटल देख लेते हैं, इससे हमें जो फ़ायदा होगा X1 का वो कितना है। अगर इस सजेशन से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? पुरानी सिचुएशन तो वैसी ही रहेगी। ज़रा देखें इंक्रीज़ इन कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, बनाएं X1 के लिए। X1 के लिए बनाएं भाई। सेलिंग प्राइस रिड्यूस करवा रहा है भाई, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करवा रहा है कितने %? 5%। बनाएं जल्दी से भाई। आओ बेटा, अब इस प्रपोजल को देख लेते हैं। बी पार्ट है, ये ए पार्ट सॉल्व कर दिया, अब बी पार्ट पे आ जाए। रिवाइज कंट्रीब्यूशन
मार्जिन किसका, X1 का, X1 का कितने यूनिट्स है जी, 5000, कितने परसेंट इंक्रीज लग रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना 20% से, तो 1.2 हो गया यूनिट्स, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, रिड्यूस कर दो, पुरानी कितनी है 4400, इस पे कितने परसेंट डिक्रीज 5%, तो ये आ गया 95%, ये तो आ गई रिवाइज सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 3000, लीजिए एक यूनिट का पहले कंट्रीब्यूशन बताएं, 708 ये टोटल बता रहे हैं हम, 70800000, दोबारा सुने 5000 यूनिट थी, 20% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये यूनिट्स के लिए 1.2 कर दिया, ये आ गई टोटल यूनिट्स। अब नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करना है, सेलिंग प्राइस में 5% डिक्रीज का, तो पुरानी सेलिंग प्राइस का 95% ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट वही 3000 है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आ गया रिवाइज कंट्रीब्यूशन, ठीक। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना था, किसका, X1 का, आइए देखते हैं, यूनिट्स कितने थे 5000, सेलिंग प्राइस कितनी है 4400, वेरिएबल कॉस्ट 3000, बताइए 70 लाख। अब बताएं जी इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कितना आया, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन 70,80,000 में से 70 लाख गए 80,000, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, देखें जी फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा है 3 लाख, 3 लाख, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, देख लें भाई कंट्रीब्यूशन 80,000 का है, इसमें से 3 लाख माइनस करें, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, कितना आया 2,20,000, अब लिख दें एज देयर इज अ नेट डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, सो suggestion should not be implemented। लो बच्चों कॉपी करो, ध्यान से कॉपी करें। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑटम 18 में ये क्वेश्चन आया था, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड BPL इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। BPL इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का इस वक्त 70% पे काम कर रहा है। द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और हमारे फार्मूले में क्या करना पड़ता है, इसको बिफोर टैक्स करना पड़ता है। ऑफ द लेटेस्ट ईयर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर इज एज फॉलो, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉलोइंग आर द मेजर assumptions projections for the next year's budget। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8%। तमाम प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस 8% से इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर टू अवॉइड एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, 10% डिस्काउंट वुड बी ऑफर्ड टू द लार्ज कस्टमर्स हु परचेज अबाउट 30% ऑफ टोटल सेल्स। कहता है सबकी प्राइस तो 8% इंक्रीज करेंगे,
लेकिन 10% डिस्काउंट देंगे उन लोगों को जो ज़्यादा ख़रीदते हैं और वो टोटल सेल्स का 30% है। एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। और कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर की जो है इसको सेल्स में से माइनस कर दिया करें डिस्काउंट की तरह। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%। कहता है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के अलावा बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4% इंक्रीज होगी, वाइल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक कैश और एक नॉन कैश। नॉन कैश मीन डेप्रिसिएशन, इस पर इन्फ्लेशन नहीं लगता, सिर्फ जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन पे इन्फ्लेशन लगता है। डेप्रिसिएशन फॉर द लेटेस्ट ईयर वाज 90 मिलियन एंड वुड रिमेन कांस्टेंट। कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। सेल्स चाहिए टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए, क्योंकि लमसम डाटा गिवन है, पर यूनिट डाटा गिवन नहीं है, तो फिर वॉल्यूम टारगेट यूनिट्स में नहीं आ सकता, वॉल्यूम टारगेट डायरेक्ट रुपी में आएगा। और डायरेक्ट रुपी में आने के लिए हमें वॉल्यूम टारगेट रुपी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और वॉल्यूम टारगेट रुपी का फार्मूला आए देखते हैं क्या है। वॉल्यूम टारगेट, ये अबू बकर भाई तो रेस्ट करने आए हैं, कहने को ये मेरी मदद करने आए हैं। वॉल्यूम टारगेट रुपी में चलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस बोलिए टारगेट, अच्छा आप जाग रहे हैं, टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्या कह रहे हैं दोस्त, डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ठीक है, वो अहमद के साथ लिंक करवा लीजिएगा, अहमद बता देंगे, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ओवर CS रेशियो। अब टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60% वेरिएबल है तो 40 फिक्स्ड है, ऑपरेटिंग 40 वेरिएबल है तो 60 फिक्स्ड है, ये तो आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। आए टोटल फिक्स कॉस्ट देखते हैं, 1 बाय 1 वर्किंग में चले जाते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिवाइज्ड, टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट तो बाद में देते हैं, पहले फिक्स कॉस्ट देखते हैं। ये तो हो गई, फिर क्या कह रहे हैं इधर जी, डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी 5% इंक्रीज होंगी। रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकालें, रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकालें जल्दी से। डेप्रिसिएशन के अलावा इंक्रीज होनी है। बताएं पहली फिगर कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 400 इंटू 40% फिक्स्ड है, प्लस दूसरी 47 इंटू 60% फिक्स्ड है। ये हो गई, ये दोनों जमा कर लेंगे, इन दोनों को जमा करके फिगर बताएं मुझे कितनी आ रही है, 188.2। इसमें से फिक्स कितनी है, 90, ये लिखी हुई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 90, डेप्रिसिएशन वाली जिस पे इन्फ्लेशन नहीं लगना और वो चेंज भी नहीं हो रही। अब बताएं बाकी कितनी है, 98.2। अब होना क्या है, 98.2 ने इंक्रीज होना है कितने परसेंट, 4%, 5%, 1.05। ये आ गई भाई, ये आ गई। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन 90 की, क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन नहीं लगना। ये रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ गई, कितनी आई, 193. ये आ गई हमारी रिवाइज फिक्स कॉस्ट। ये हमारी क्या आ गई, रिवाइज फिक्स कॉस्ट। अब हमें चाहिए टारगेट प्रॉफिट। क्या चाहिए,
भाई अब हमें क्या चाहिए, टारगेट प्रॉफिट। ये 193.11 यहाँ रख दें, आए ढूंढने चलते हैं टारगेट प्रॉफिट। ये वर्किंग वन हो गया, ये वर्किंग वन हो गई। अब टारगेट प्रॉफिट देखें, पहले कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होता है, आफ्टर टैक्स नहीं लेना होता। 120 है। फिर क्या कह रहा है, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट। इंक्रीज मांग रहा है, रिवाइज नहीं है, यानी पुराना भी चाहिए और साथ इंक्रीज चाहिए। 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर। पिछले साल के प्रॉफिट में मजीद हमें 36 चाहिए आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स तो फार्मूले में नहीं आ सकता, पिछले साल का बिफोर टैक्स है। इस 36 को भी बिफोर टैक्स लेके जाना पड़ेगा, इस 36 को भी आओ लेके चलते हैं। वर्किंग टू रिवाइज्ड टारगेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए अबू बकर, बिफोर टैक्स। कौन सा चाहिए, बिफोर टैक्स। अब बताएं बिफोर टैक्स पहले कितना है, 120 प्लस, अब बिफोर टैक्स चाहिए 36, तो आफ्टर टैक्स है, और टैक्स क्या रेट क्या है, 25। इसका मतलब 36 जो है वो 75 है। 36 कितना है, ऐसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 रुपये 1% है। पीबीटी हमेशा इस टॉपिक में 100 होता है, लेस टैक्स, टैक्स का रेट कितना है 25। पैट हमेशा कितना होगा इस टॉपिक में 75, ये पैट है। वो पैट कह रहा है 36 चाहिए, तो 75 किसके बराबर है, 36 के 1, 36/75। आई वॉन्ट टू रीच एट 100 प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, तो 36/75 इंटू 100, आंसर 48। तो 48 हो गया बिफोर टैक्स, इसका 25% 12, ये आ गया आफ्टर टैक्स। अब मुझे यहाँ पे 120 में ऐड करना है 48, क्योंकि बिफोर टैक्स चाहिए। टोटल कितना हो गया 168। ये लो भाई, ये अगर वर्किंग वन से आया तो दूसरी फिगर 168 कहाँ से आ गई, वर्किंग टू से आ गई। अब मुझे चाहिए सी एस रेशो, ये वर्किंग टू हो गई। अब मुझे सी एस रेशो के लिए क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। अब आए चले, कहीं उसने नहीं कहा कि पुरानी सी एस रेशो मेंटेन करनी है, पुरानी होती तो पुराने डाटे से निकालते। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि पुरानी सी एस रेशो मेंटेन करें। अगर पुरानी सी एस रेशो मेंटेन करने के लिए कहता तो पुराने डाटे से सी एस रेशो निकालते। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा पुरानी सी एस रेशो यूज करें, क्योंकि पुरानी सी एस रेशो यूज करते अगर क्वेश्चन कहता है पिछली सी एस रेशो पर कैलकुलेशन करें।
जी भाई, यहाँ तक हो गया। अब वर्किंग नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहा? अगर क्वेश्चन ना कहे कि पुरानी सी एस रेशो लेनी है तो सी एस रेशो क्या बनानी पड़ेगी? न्यू बनानी पड़ेगी। किस डेटे से? बोलिए, रिवाइज डेटे से। किस डेटे से? रिवाइज डेटे से। और अगर वो कह देता पुरानी सी एस रेशो लो, तो फिर किस यहाँ पे कौन सी सी एस रेशो लेते? जो पुराने डेटे से है। तो खामोश रहे तो नया डाटा, बोल दे तो पुराना डाटा। अब आए नए डाटे के लिए पहली आइटम क्या चाहिए? सेल्स। क्या कह रहा है वो? सेल्स के लिए क्या करो? पढ़ें क्वेश्चन, पढ़ें क्या कह रहा है भाई। क्या कह रहा है? 8% किस चीज में? सेलिंग प्राइस में। तो फिर 567 था, इसका 8% लगाओ, 1.08 कितना बना? 40। इंसान बन, इंसान बन। हुआ तो ये 1.08 से मल्टीप्लाई कर, पुराना रिश्ता भी कैंसिल होगा। 612.36 लेस वेरिएबल कॉस्ट। शेरोज साहब तो नए गिफ्ट के साथ जो है ना टोन है, उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। वो बेगम का दिया हुआ मोबाइल देखे जा रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। चलो उड़ते रहो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 60%। ठीक है। और वॉल्यूम पे कोई इंक्रीज? बोले, वॉल्यूम पे कोई इंक्रीज नहीं है। आए बताएं जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बाद में ले लेंगे, पहले इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। सेल्स लेस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट देना है? 10%। किन लोगों को? 30% वालों को। तो दीजिए 612.36 612.36। सबको नहीं देना, 30% सेल्स वालों को देना। और कितना देना है? 10% डिस्काउंट देना है। बनाए 18.3708। यहीं से माइनस कर दें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी। लेस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन कितनी दे रहे हैं? कितने लोगों को दे रहे हैं? कुछ बताया? देखें, चेक करें। कुछ बताया? नहीं बताया। और दे किस पे रहे हैं? याद रखिएगा, जो कमीशन होती है वो नेट सेलिंग प्राइस पे दे रहा है। अगर खामोश रहता तो किस पे देता? सेलिंग प्राइस पे नहीं, फिर भी नेट पे देता, क्योंकि जो डिस्काउंट दे दी उस पर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं मिलेगी। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नेट ऑफ डिस्काउंट दी जाती है हमेशा, साइलेंट भी हो तो। डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नेट ऑफ डिस्काउंट दी जाती है अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो। अब इसमें से माइनस कर दें 18.3708। ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल्स है। इसका देखें कितने परसेंट आप दे रहे हैं? 3%। लगा दीजिए 3%। कितनी कमीशन दी? 17.82 कमीशन दी है। ओके। अब हमने इसमें से लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। लेस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट पे इंक्रीज लग रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पे इंक्रीज लग रहा है। देखें, लग रहा है कोई? जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसी आएगी भाई? वेरिएबल कॉस्ट कैसी आएगी? पहले चेक करें वेरिएबल कॉस्ट है कितनी। वेरिएबल कॉस्ट है कितनी? वेरिएबल कॉस्ट आए वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। वर्किंग 3 पे आ जाए। कितनी थी? 400 का 60%। भाई 400 का 60% प्लस 47 का 40%। भाई ये है। अब इसमें से जो आपकी 2% कमीशन थी डिस्ट्रीब्यूटर की वो निकाल दें, क्योंकि जो इंक्रीज लगाना है वो डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन के बाद लगाना है। अब बताएं डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन कितनी थी? 567 का पुरानी, 567 का 2%।
अब 3% आपने किया, 567 का 2%। अब बोलिए वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग, डिवाइस तो बाद में लेकर आएंगे। 308.22। दोबारा सुनिए बेटा, वो कह रहा है जी नहीं तो वो तो कॉस्ट है तो नेगेटिव में ही होगी, नेगेटिव में कैसे आ सकती है? तो इसका 2% लेना है भाई साहब। है देखो ताड़ी मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ताड़ी मेहरबानी, मैं भी ईद करनी है। ये गलत है, कितनी है? दोबारा देखो, 247.46। दोबारा सुने भाई, वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट 4% से इंक्रीज होगी अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। अब हमें पहले पुरानी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 60%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 40%। मैंने वो दोनों फिगर ली और परसेंटेज लगा ली, लेकिन इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी शामिल है। अब उसे बाहर निकालना है, वो किस रेट पर थी? ये देखें, वो 2% पे थी और किस पर होगी? हमेशा सेल्स पर होगी। सेल्स कितनी थी पिछले साल? 567, उसका 2% निकाल दिया। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन वो तो हमने अलहदा लिख दी क्योंकि उस पर रेट डिफरेंट था। अब इसको 1.04 कर दीजिए, आपके पास नई वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 257.35, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए, 257.35। अब माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। थ्री वन एट पॉइंट 81। अब ये कंट्रीब्यूशन है, ये सेल्स है। सी एस रेशो निकाल लीजिए। सी एस रेशो कैसी आएगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स इंटू 100। 318.81 ओवर 612.36 इंटू 100। सी एस रेशो बताएं। 52.06%। यहाँ डेसिमल में लिखना होता है तो क्या लिखूं? 0.5206। बताएं जी रुपये में वॉल्यूम टारगेट कितना आया? ए पार्ट का आंसर निकालना चाह रहा हूं जी। हमने 612 ले लिया, गलत ले लिया। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट भी तो दिया ना, तो नेट सेल्स तो ये नहीं है, माइनस 18.3708। सॉरी बेटा, डिस्काउंट नहीं माइनस कर सका, डायरेक्ट ग्रॉस ले लिया। ये है नेट सेल्स, मेरा नेट सेल्स निकाल दें। 590.99 नेट सेल्स है बेटा। ये डिस्काउंट तो माइनस होकर आती है, ये एग्रीड वैल्यू होती है। जीसीएस रेशो 53 भाई लिख लीजिए, एग्जाम फोकस पॉइंट में गलती कर गया था, ध्यान से लिख लीजिए। सीएस रेशो हमेशा नेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है। 0.5367 कितना आंसर आया? लिख लीजिए बेटा। सीएस रेशो हमेशा नेट ऑफ डिस्काउंट, चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट, फिर आपने कैलकुलेट करनी है। 672.83। लो बेटा, ये है आपकी टारगेट सेल्स रुपये में, अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं। कॉपी कर लीजिए। ओके हो गया। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। कहता है डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव।
याद रखिएगा आपने इस प्रपोजल में सेलिंग प्राइस इंक्रीज की है, वॉल्यूम इंक्रीज जो किया है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जब आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज की, ये लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज बाय 8%, 8% से आपने सेल्स प्राइस इंक्रीज कर दी और आपकी ये आ गई है 612, ठीक है। फिर आपने कहा वॉल्यूम टारगेट रुपी में बताओ, तो ये वो वॉल्यूम टारगेट है जो अगर आप अचीव करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ये वॉल्यूम टारगेट रुपी में अचीव करेंगे तो क्या आएगा जी, क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब बच्चों आप पहले किस लेवल पे काम कर रहे हैं, 567 पे, कितने पे कर रहे हैं, 567 पे। अब बेटा ये जो 672.83 है ये प्राइस की इंक्रीज के साथ है और इस पे 8% प्राइस इंक्रीज हुआ है और 70% को हमने डिस्काउंट नहीं दी, लेकिन 30% को हमने ये प्राइस इंक्रीज नहीं लगाई 1.08, उस पर 10% हमने उन्हें क्या दिया, डिस्काउंट। अब याद रखिएगा जब कभी इस तरह की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हमने प्राइस वाला जो इफेक्ट है ना उसे बाहर निकालना होता है। हमने अपनी सेल्स को प्राइस के बगैर बताना है कि कितनी चेंज हुई, ताकि हमें ये पता चल सके यूनिट से हमने कितना कमाया। दो चीज़ों से हम कमाते हैं, यूनिट्स बढ़ाकर, सेलिंग प्राइस बढ़ाकर। अभी उसने सिर्फ क्या बताया है, सेलिंग प्राइस बढ़ाकर हम ये इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमें तो प्रॉफिट भी कमाना है, प्रॉफिट कमाना है तो हमें यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि तुम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने % अचीव करो, क्योंकि अभी तुम कितने % अचीव कर रहे हो, 70%। 70% पे तुम्हारा प्रॉफिट कम है, तुम प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो। एक चीज़ तो तुमने बता दी कि मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूंगा। अब हम इसमें से सेलिंग प्राइस का इफेक्ट निकाल देंगे और ये देखेंगे कि प्योर वॉल्यूम की वजह से सेल्स कहाँ जाती है। इसे कैसे करना है देखिए, 672.83 है, इसका 70%, इस पे प्राइस की इंक्रीज कितनी लगी 1.08, तो इसे 1.08 से डिवाइड कर दें ताकि ये पुरानी प्राइसेस पे चला जाए। कितना बना, 436.09। 672.83 इसका 30%, इसका, लेकिन नीचे जो प्राइस चार्ज की है वो ये नहीं की, बल्कि इसका 90% चार्ज किया, 10% तो डिस्काउंट दिया। जब मैंने इंक्लूड करना था तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर देखिए, जब मैंने इंक्लूड करना था तो मल्टीप्लाई किया, जो जब एक्सक्लूड करूंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो मैंने डिवाइड करके दोनों में से प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट निकाल दिया। बोले 207.66 जमा करें, ये वो है जिसमें प्राइस की इंक्रीज शामिल, बुजुर्गों, जिसमें प्राइस की इंक्रीज शामिल। प्राइस की इंक्रीज के बगैर कितना बेच रहे थे, 560। प्राइस की इंक्रीज के बगैर अब तुम्हें कितना बेचने की जरूरत है ताकि तुम टारगेट प्रॉफिट अचीव करो, 643। कह सकता हूं वो जो 567 है वो 70% के बराबर था, तो फिर 567 was equal to 70, 1 is equal to 70 over 567. You are at 643.75. 70 over 567 into 643.75, आंसर दीजिए, 79.48%। ये कैपेसिटी अचीव कर लोगे तो वॉल्यूम टारगेट अचीव कर जाओगे। ये कैपेसिटी अचीव करनी है, अभी 70% पे हो, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से देखता तो इसमें तो प्राइस का इफेक्ट भी आ जाता। तो ये वो चीज़ है जो कैपेसिटी, यानी यूनिट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको, यूनिट्स भी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप वॉल्यूम टारगेट अपना अचीव करोगे, फिर ये आपको टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा।
अगर आप सिर्फ प्राइस बढ़ाओगे और यूनिट्स नहीं बढ़ाओगे तो फिर ये अचीव नहीं होगा, क्योंकि यूनिट्स मौजूद नहीं थी क्वेश्चन में, इसलिए हमें इस तरीके से प्राइस का इफेक्ट निकालना पड़ा ताकि चीज़ें जो है प्राइस की इंक्रीज के बगैर चली जाए। ठीक है बेटा, कॉपी करो। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ो बेटा। Washington Limited WL is a listed company having paid up capital of 140 million. इसका मतलब शेयर कैपिटल कितने हैं? 140 million. WL deals in the manufacturing of washing machines. Following are the extracts from the budgeted statement of profit and loss for the year ended. सेल्स रेवेन्यू 10,000 पर यूनिट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट इतनी है। ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट इतनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये कब का है? 31/12/18 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर 2018। ये बजटेड था, 2018 का बजटेड। इसको परस्यू करते हुए 2 महीने गुजर गए 18 के। फिर 18 से पता चला 2 महीनों से ड्यू टू चेंज इन इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैव बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एट मच चीपर प्राइसेस। कॉन्सिक्वेंटली इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्राइस टू 9500 पर यूनिट। हमने बजट बनाया हुआ था 10,000 का, लेकिन अब हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। डिसाइडेड टू रिड्यूस 9500 पर यूनिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18 से हमें प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी 9500। 1500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इन 2 महीनों में जो एक्चुअल रिजल्ट आया तो पता चला 1500 वॉशिंग मशीन बिकी हैं। किस प्राइस पर? 2500, क्योंकि वो तो हमने 1 जनवरी से ही चेंज कर दी। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। रॉ मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिक्स नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज बीन इंक्रीज बाय 5%। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट फाइनल नहीं है। टू बूस्ट द सेल्स बढ़ाने के लिए डब्ल्यू हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रमोशन कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इस फिक्स कॉस्ट के अलावा 5 मिलियन की मजीद फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। द डायरेक्टर्स ऑफ WL विश टू पे 5% डिविडेंड। WL के डायरेक्टर्स विश कर रहे हैं कि वो 5% डिविडेंड दें टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। यानी 140 का 5% बना 70। 140 का 5% कितना बना? 7, सॉरी 14 बना 10 और 5 बना 7 मिलियन। However, according to the agreement with the bank, WL cannot pay dividend exceeding 80% of its profit after taxation। कहते हैं भाई बैंक से लोन लिया हुआ, उन्होंने कहा है कि तुम अपने प्रॉफिट का 80% से ज़्यादा जो है वो डिविडेंड में नहीं दे सकते। इसका मतलब है 7 मिलियन तो आप डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इतना रखना पड़ेगा कि उसका 80% 7 बने। अच्छा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे फॉर्मेट में यूज़ नहीं होता, हमें फिर इसे बिफोर टैक्स पे लेके जाना पड़ेगा और टैक्स का रेट है 30%। तो पहले 7 से ऊपर जाएंगे इतना कि उसका 80% प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स का 80% जो है वो 7 मिलियन बन जाए। इसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी ऊपर जाना है, क्योंकि हमें फार्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज़ करना है। अभी बना लेते हैं ये कहानी। Calculate the minimum number of units to be sold in remaining 10 months to enable WL to pay the desired dividend। 10 नंबर का पार्ट आया हुआ है। सबसे पहले निकालते हैं
अपनी फिक्स कॉस्ट के, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 बाय 1 चलते हैं। हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम टारगेट का। कौन सा? वॉल्यूम टारगेट का। आए वॉल्यूम टारगेट पे चलते हैं। पर यूनिट डाटा है, इसलिए वॉल्यूम टारगेट यूनिट्स में आ जाएगा। और उसने पूछा भी मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है, प्रोडक्ट एक ही है, इसलिए मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आए वॉल्यूम टारगेट का फार्मूला लगाएं। वॉल्यूम टारगेट किस में? यूनिट्स में। ये बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। जरा ध्यान से देखें, वो 10 महीने की कहानी पूछ रहा है। कितने महीने की? 10 महीने की कहानी। अब सबसे पहले चलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की तरफ। बनाएं जी टोटल फिक्स कॉस्ट की कहानी के टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे कैसे लेकर आनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिक्स एलिमेंट है 21.2 मिलियन, तो 21,200 मिलियन में नहीं ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स कॉस्ट है 4.5 मिलियन यानी 45 लाख। और मजीद इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट अब इनकर कर रहे हैं 5 मिलियन की, इसको भी यहां ले आए। अब जमा कर दीजिए 21,5 26, 26,4 30, ये तो हो गया 30, 21,4 25 5 30, 500 और 200 700, 30 700 000। कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देख लीजिएगा खुदा ना खास्ता गलत ना हो जाए। 30 700 000 प्लस चाहिए मुझे टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट बेटा ध्यान से निकालना है, क्योंकि टारगेट प्रॉफिट हमारा जो था वो ये नहीं है। हमें तो ऐसे चलाना है कि 140 का 5% डिविडेंड भी चला जाए, फिर 20% बाकी भी रह जाए, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी। इसके लिए बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, और इसके लिए हम चलते हैं कुछ ऐसे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड लेस रिटेन्ड प्रॉफिट। ऐसे चलेंगे हम। अब डिविडेंड कितना देना है? 140 मिलियन शेयर कैपिटल है, इसका 5% डिविडेंड देना है। ये बना 7 मिलियन। ये कितना बना? 7 मिलियन। यहां रुपी बना लें, यहां परसेंटेज बना लें। अब ये 7 मिलियन आपके इस प्रॉफिट का 80% होना चाहिए, यानी ये 80 है, 20 बाकी बचना है। अगर मैं पैड को 100 समझूं, अगर मैं पैड को फिलहाल 100 समझूं, तो फिर मैं कहूंगा पैड कितना होना चाहिए? 7 मिलियन डिवाइडेड बाय ये तो 80 है, और मुझे पैड इतना चाहिए कि ये देने के बाद 80 देने के बाद 20 रिटेन प्रॉफिट में भी बच जाए। ऐसे चलना है। अब बनाएं जी, अगर 780 है तो 100 कितना है? चले मैं बनाता हूं, मेरे पास है मोबाइल, में कर लूंगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना आपने। जब कोई नहीं होता तो अल्लाह साथ होता है, जब सब होते हैं जब भी अल्लाह ही साथ होता है।
आए कैलकुलेशन करते हैं जी। 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 80 ज़रब 100, 87,50,000 अगर आप कमाओगे, 87,50,000 अगर आप कमाओगे तो फिर 20% रोक कर 80% आप डिविडेंड की शक्ल में दे सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है आपके पैट से 80% ज्यादा डिविडेंड नहीं होना चाहिए। अब बना दें 17,50,000। अब आप ये पैट कमाना चाहते हो, इसी वर्किंग को दोबारा करेंगे। अब क्या करेंगे, आप पीबीटी जो है वो 100 है, ये कहानी खत्म हो गई। पीबीटी 100 है, लेस हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, फिर बनेगा पैट। टैक्स कितना है, 30% है, ये माइनस होगा तो पैट हमें चाहिए 70। अब मुझे पैट कितना चाहिए, मुझे 87,50 पैट चाहिए भाई, 87,50,000। तो फिर क्या करना पड़ेगा पीबीटी के लिए, 87,50,000 ओवर ये तो 70 है, जाना है मुझे 100 पे। बनाएं जी, तकसीम 70 ज़रब 100, 12,500 कितना है, 12,500। लगाएं इसका 30%, ज़रब 0.3, 37,50 कितना, 37,50 करें माइनस, आ गया 87,50। लो बेटा, ये कहानी थी आपकी पूरे ट्विस्ट की। अब हमें टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,500, लेकिन 2 महीने की तो हम सेल कर चुके। अब जो 2 महीने की हम सेल कर चुके, वो जो हम कंट्रीब्यूशन कमा चुके वो हम माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि पूरे साल में हम ये कमाना चाहते थे। अब हम क्या बनाएंगे, 2 महीने में हमने कितना कमाया, तो 2 महीने में हमने सेल्स की है, सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है, फिर हमारे पास वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, अब जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, वो हम कमा चुके और हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हम सारी जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि अभी रिकवर करना बाकी है। तो फिक्स कॉस्ट ये हो गया। टारगेट प्रॉफिट देखते हैं कितना है, आए जी टारगेट प्रॉफिट। सेल्स की है आपने 1500 की और प्राइस रखी है आपने 9500। चलें जी चलें, 1500 ज़रब 9500 कितना आया, जो आप कमा चुके हैं अभी वो कैलकुलेट मैं करने लगा हूं। 1500 ज़रब 9500, 14,250 की आपने सेल्स की है, 14,250। 1500 यूनिट्स आपने बेची हैं। अब देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट कैसी आएगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स फिक्स 21,200 थी, तो 1,27,000 1,00,000, इधर जगह कम है, इधर कर देता हूँ। 1500 तो यूनिट्स हैं, ज़रब 1,27,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 21,200, 21,200 000 डिवाइडेड बाय, आप कितने यूनिट्स बेचना चाहते थे, ज़रा देखें। 1,68,000 को 10,000 से डिवाइड कर दें, ऊपर 1000 भी कॉमन है, तो ये बने 16,800। यहाँ से आपके पास पर यूनिट आ जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कितनी प्राइस इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट की। जी भाई, ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 5%।
तो इसका मतलब ये 1.05 है। बनाएं जी, कितनी बनी? आपके पास फिगर आ जाएगी 9918,750, 9918,750, ये माइनस कर दूंगा। अब वेरिएबल पे आ जाए, ऑपरेटिंग पे, ये तो 1500 ही रहेंगी। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? ये टोटल है कितनी? 16,000 यानी 16 मिलियन। अब 16 मिलियन कर दीजिए, इसमें से 45 लाख आप कहें फिक्स हैं तो वो निकाल दीजिए। ये 16,800 यूनिट्स की थी, 1,68,000 को 10,000 सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया और इस पर कोई इंक्रीज नहीं आया, ये सेम एज इट इज आ जाएगी। ये कितनी बनी बेटा? 10,26,785, 10,26,785, ये माइनस हो गया। अब कंट्रीब्यूशन कितना कमा चुके हो, माइनस कर दीजिए। 33,04,465, 33,04,465 आप कमा चुके हो। 33,04,465 कमा लिया आपने। अब आप कमाना कितना चाहते हो? आप टोटल ये कमाना चाहते हो, ये आप कमा चुके हो, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना कमाना चाहती हो? रिमेनिंग प्रॉफिट 12,500 माइनस 33,04,465 करें जी कैलकुलेट, कितना बना? 91,95,535, 91,95,535। एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें, गलत ना हो जाए। अबू बकर को चेक करें। 12,500 ठीक, 33,04,465। बारह 500 माइनस 33,04,465, 91,95,536। ओके हो गया भाई, 535। ये है जो आप कमाना चाहते हैं अगले 10 महीनों में। फिक्स कॉस्ट आप सारी रिकवर करना चाहते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि आपने सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिया है 91,95,535। अगर आप करना चाहें कि सर मैं इसमें से कितनी फिक्स कॉस्ट इंकर कर चुका हूं, तो वो कर लें, उससे ये कम हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका टारगेट प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। तो बात तो एक ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है। अब सेलिंग प्राइस बताएं, आप कह रहे हैं 9,500 में बेचना चाह रहा हूं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए भाई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे। ये आपकी 99,18,750 1500 यूनिट्स की है, यहां से एक यूनिट की बना लीजिए। आए 99,18,750 तकसीम 1500, 6612.5। तो फिर ये आपकी सेलिंग प्राइस 95 से हो गई, माइनस 6612.5। अब वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दीजिए पर यूनिट, 10,26,785 तकसीम 1500 कितना आया? 684.52, 684.52। फाइनल आंसर दीजिए वॉल्यूम टारगेट का, वॉल्यूम टारगेट का फाइनल आंसर 18,109.64 यूनिट्स, 18,109.64
109.64 यूनिट्स, 109.64 यूनिट्स। और उसने हमसे वॉल्यूम टारगेट ही पूछा था कि अगले 10 महीनों में मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं। ये बनाया पहले मैंने टारगेट, ये बनाई मैंने फिक्स कॉस्ट, ये बनाया मैंने कि ऑलरेडी मैं कितना अचीव कर चुका, ये मैंने बनाया रिमेनिंग प्रॉफिट, और इसको इससे डिवाइड करके मैंने बनाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपका हाथ भी सेट हो जाएगा। कॉपी करें ध्यान से। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें किसी भी क्वेश्चन से पहले। आए भाई, ऑटम 17 में आया था ये क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन है। डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड DIL इनकर्ड अ लॉस हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 30/6/17 एज इट कुड अचीव सेल्स अमाउंटिंग टू 89.6 मिलियन। इसका मतलब लॉस हुआ है और सेल्स 89.6 मिलियन हुई हैं, तो फिर तो ब्रेक इवन सेल्स भी अचीव नहीं हुई, क्योंकि अगर ब्रेक इवन सेल्स अचीव होती तो लॉस ना होता, ज़ीरो लॉस होता। और कहते हैं ये जो सेल्स हैं ये ब्रेक इवन सेल्स का 80% है, यानी ब्रेक इवन सेल्स ज़्यादा होंगी। ब्रेक इवन सेल्स का 80% ये है, तो कह सकता हूँ ये 80 है। अब ज़रा देखें, अगर ये 80 है तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी हुई? ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, ये ब्रेक इवन सेल्स का 80 है, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 100, तो ये 80 है, 89.6 भाई, 89.6, 89.6 ओवर 80 इंटू 100, ब्रेक इवन सेल्स आएंगी कितनी आई? 112 रुपी, बोले 112 मिलियन। ये क्या है? रुपी 112 मिलियन ब्रेक इवन सेल्स। क्या है? ब्रेक इवन सेल्स। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द सेल्स वाज 25%। CS रेशो कितनी है? 25%। यहां से अगर मैं आपको कहूं ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला लगाएं, तो आप कहेंगे ब्रेक इवन सेल्स बराबर थी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बोलिए, CS रेशो। ठीक है, CS रेशो। अब बताएं, ब्रेक इवन सेल्स तो गिवन है कितनी? 112। फिक्स कॉस्ट अगर हम ढूंढना चाहें तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो कितनी है? 0.25। फिक्स कॉस्ट किसके बराबर आ गई? फिक्स्ड कॉस्ट, बोलिए भाई, फिक्स कॉस्ट ये बराबर हो गई 112 ज़रा 0.25, कितनी बनी बेटा? रुपी 28 मिलियन, रुपी 20, बोले 8 मिलियन। आगे चले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द सेल्स वाज 25%, वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइज 45% डायरेक्ट मटेरियल, 35 डायरेक्ट लेबर और 20 ओवरहेड। तीनों को जमा करें, 100 पूरा हो गया। ओके, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन द सिचुएशन द मार्केटिंग डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू that no increase in sales price was possible due to severe competition. However, sales volume can be increased by reducing prices. The production director was of the view that since the plant is quite old, the production capacity cannot be increased beyond the current level of 70%. कहता है अभी मैं 70% पे काम कर रहा हूँ, इससे इंक्रीज नहीं हो सकता। Accordingly, the management has developed the following plan. अब प्लान सामने आ गया। कहते हैं न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड हुज कैपेसिटी वुड बी 20% मोर देन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। तो ये 70% की सेल्स हैं,
वो कह रहा है कि जो नया प्लांट लूँगा वो एग्जिस्टिंग प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 20% ज़्यादा देगा। तो कह सकता हूँ ये 89.6 70% पे है। ज़रा पहले इसे 100 पे लेके जाएं, डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 89.6 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। अगर ये पुराना प्लांट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता तो इतनी सेल्स होती, नया प्लांट आएगा तो 20% ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई बाय 1.2 करें। ठीक है, आगे यूजफुल लाइफ दिस एंड दिस कहता है हम इस कैपेसिटी का 85% इस्तेमाल करेंगे, इंटू 0.85 कर दें, 130.56। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है कि भाई ठीक है ऐसे तो हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। टू सेल द एंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 2%। इसका मतलब जो आंसर आया इसका 98% ले लीजिए, 127.9। अब ये क्या है जो आप सेल्स अचीव कर सकते हैं नए प्लांट से। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बोले उसको आपने किसी नंबर्स के साथ लेके चलना है। अब हम क्या कह सकते हैं, रिवाइज सेल्स, ये सारी चीजें क्या है एग्जिस्टिंग। अब प्लान में चलते हैं, किस में चलते हैं, प्लान में। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेल्स। कैसे निकालें, इस वक्त सेल्स कितनी है 89.6, ये कितनी है 70, इसके 100 पे जाएं तो ये बनेगा। अभी कुछ ना करें, नया जो प्लांट है वो इसकी कैपेसिटी से कितना ज़्यादा है 1.2, 20% ज़्यादा ना, लेकिन आप उसे अचीव कितना करेंगे 85%, यानी 0.85। ओके, लेकिन इस सेल को अचीव करने के लिए सेलिंग प्राइस कितनी कम करेंगे 2%, तो इसका मतलब कितना लेंगे 98% या 0.98। अब ये इक्वेशन बनानी कॉस्ट की हैबिट बन चुकी है। 89.6 कितना है 70, जहां खड़े हो उससे जहां जाना है उसे, तो ये पहुंच गए आप पुरानी कैपेसिटी पे। नई कैपेसिटी वाला प्लांट पुरानी कैपेसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% 1.2 कर दीजिए। आप उसका किस लेवल पे अचीवमेंट करना चाह रहे हैं 85। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 85%, 85% ले लिया। प्राइस कितनी रिड्यूस करना चाह रहे हैं 2% इंटू 0.98 ले लिया। क्या आंसर आया 127.95 मिलियन। मिलियन है ना, लो भाई इतने मिलियन सेल्स का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आगे जी प्रपोज सेल्स, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या मशवरा दे रहा है, कहते हैं एक नया प्लांट इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 20% ज़्यादा होगी। ये तो हो गया। कॉस्ट और यूजफुल लाइफ ये है, ये कॉस्ट है ये यूजफुल लाइफ है। तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी होगी 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 आ गया। अब चलते हैं, कहते हैं ये जो नया प्लांट आप लोगे ना इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन का इंटरेस्ट कितना है 10%। अच्छा, कहते हैं पुराना जो प्लांट है, नया प्लांट जो है ये छोड़ दें, अभी ये आ जाए। एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 ईयर्स अगो, कितने का, ठीक है। इट हैज़ अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 3 और 15 पुराने, टोटल कितने हो गए 18। तो 27 को 18 से डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएशन आ जाएगी पुराने की 1.5। अब आओ, ये जो पुरानी आपने फिक्स कॉस्ट निकाली इसमें पुरानी डेप्रिसिएशन है या नई, पुरानी है, तो इसमें से पुरानी निकाल देंगे और नई ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, इट हैज़ अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years एंड वुड बी ट्रेडेड इन फॉर 2 million। कितने का बिक जाएगा आज 2 million का बिक जाएगा। नया कितने का आएगा 30 का, 2 million तो ये आ जाएंगे। बाकी लोन कितना क्या लोगे 28 का। 28 पे इंटरेस्ट कितना है, ये इंटरेस्ट क्या होती है इस पर्टिकुलर प्लान में आएगी, तो 28 का 10% ले लो। हमने पढ़ा क्या है कॉस्ट में, पुरानी चीज़ें एज इट इज़ चलती हैं, अगर कोई तब्दीली आए तो वो शामिल कर दो, पुराने को बाहर निकाल दो, नए को
इन कर दो, या जो चेंज आ रही है उसको ले लो, जैसे करना है वैसे कर लो। तो कह सकता हूँ प्लान के लिए फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, फिक्स कॉस्ट पे कोई और पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट पे कोई और पॉइंट है, ध्यान से पढ़ें, फिक्स कॉस्ट पे कोई और पॉइंट हो तो पढ़ें पढ़ें पढ़ें। ये आखिरी पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड। ओवरहेड मीन खर्चा, तो फिक्स कॉस्ट भी खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट भी खर्चा है, बस डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन नहीं होती। दोबारा लिख लें, डेप्रिसिएशन पर इन्फ्लेशन नहीं होती। ओवरहेड मीन सारे एक्सपेंसेस, चाहे हेड ऑफिस के हैं चाहे फैक्ट्री के हैं। ये आ गई प्लान की सेल्स। अब प्लान की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पुरानी कितनी है 28, लेकिन इसमें पुरानी की डेप्रिसिएशन है, पुरानी की डेप्रिसिएशन कितनी है वो निकाल देते हैं। कितने का एसेट था 27 का, और लाइफ रिमेनिंग 3 है और गुजर 15 गए, तो टोटल कितनी हुई 18। ये डेप्रिसिएशन अब नहीं होगी क्योंकि पुराना प्लांट जा रहा है, लेकिन इसकी जगह नया प्लांट आ रहा है, तो फिर कौन सी डेप्रिसिएशन होगी, नए की। नए को कितने का खरीदा 30 का, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होती है, जो कैश जाता है उस पे नहीं होती, ठीक है। और लाइफ कितनी है 10, ये हो गया। ओके हो गया। अब बताएं ये कितनी बनी, $29. अब इसमें इन्फ्लेशन का फैक्ट नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लें, ऐसे नहीं करना तो ज़्यादा आसान कर लें। इसमें पहले वो कॉस्ट निकाल दें जिस पे इन्फ्लेशन नहीं लगना। वो कितनी है पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी 27/15 प्लस 3 28 माइनस 1.5 क्या बना 26.5। इस पे इन्फ्लेशन लगा दें, 4% इंक्रीज आना है, लगा दें। $27. अब इसमें नई डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, पुरानी तो मैंने निकाल दी है। नई डेप्रिसिएशन कितनी है 30/10, 27.56 प्लस 3 कितना बन गया 30.56। डेप्रिसिएशन पर इन्फ्लेशन नहीं होता। पहले पुरानी डेप्रिसिएशन निकाल दी, जो बाकी ओवरहेड है वो कैश एक्सपेंसेस हैं, उस पर इन्फ्लेशन लगा दिया। ये कैश एक्सपेंसेस हैं प्लान के, इसमें नई डेप्रिसिएशन जमा कर दी क्योंकि इसमें पुरानी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। ये क्या आ गई प्लान की फिक्स कॉस्ट। अब प्लान की क्या चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। प्लान की क्या चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेट करें प्लान की वेरिएबल कॉस्ट, करें जी प्लान की वेरिएबल कॉस्ट। प्लान की वेरिएबल कॉस्ट बनाए। अब याद करें इंट्रो का पॉइंट, अगर कहीं सेलिंग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाली जाती। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नॉर्मल रूटीन से निकाली जाती है, जैसे इंट्रो में भी सिखाया था। अब वो क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस कितनी डिक्रीज कर रहा हूँ 2%, तो इसका मतलब ये जो सेल्स है ये 2% रिड्यूस करने के बाद है। इससे वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी 75%, इससे नहीं आएगी। कंट्रीब्यूशन 25 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75, लेकिन वो इस सेल्स का नहीं है। पहले इसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोबारा 100 पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कोई भी एक्सेप्शनल प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो तो पहले उसे नॉर्मलाइज करो, वहां से वेरिएबल कॉस्ट पे लेके जाओ। इंट्रो में सिखाया था पीरियोडिक परपेचुअल की एग्जांपल में। तो
प्लान वेरिएबल कॉस्ट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल सेल्स वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल सेल्स वैल्यू 127.95 ओवर 98 इंटू 100। अब ये विदाउट सेलिंग प्राइस चेंज सेल्स वैल्यू आ गई। बोले 130.9 130.56 मिलियन। अब इस पर हमने क्या करना है? जो हम प्लान बनाना चाह रहे हैं उस प्लान पे चलना है कि हमने कितने परसेंट CS रेशो रखनी है? 25। अब ये 25 CS रेशो जो है ये पुरानी है, और मैंने क्या कहा था, जब तक वो ये ना कहे कि पुरानी CS रेशो लेके चलना है। कौन सी CS रेशो लेके चलनी है? नई CS रेशो लेके चलनी है। नई CS रेशो जब आएगी जब वेरिएबल कॉस्ट सारी रिवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी। अब देखें वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या क्या कहानी बता रहा है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या क्या कहानी बना रहा है। चले 1 बाय 1 चले। पहली आइटम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या है? डायरेक्ट लेबर। फिर क्या है? वेरिएबल FOH। ठीक है। क्या कहता है? 130 का 0.56 इसका कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? भाई इसका कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? 75%। भाई 75 है ना। अभी तो हमारे पास नई CS रेशो नहीं है तो हम वही निकालेंगे। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 70। अब बताएं इसमें से डायरेक्ट मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल इसमें से कितना है? 45%। अब इसका 45% ले लो। ले लिया जी 45%। ओके हो गया। अब वॉल्यूम का इफेक्ट तो इसमें आ चुका है। मटेरियल के बाकी इफेक्ट देखें। मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क क्वांटिटी विच वुड रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बाय 10%। रिड्यूस होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा इसका 90% होगा, चाहे 0.9 ले लिया करें। इनटू आए जी क्या कह रहा है? The new plant would eliminate existing क्या? Existing material wastage which is 5% of the input। कहते हैं इनपुट का कितने परसेंट है? 5%। वो क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा, यानी वो नहीं होगा। एग्जिस्टिंग का मतलब ऑलरेडी शामिल हो चुका है। अब डायरेक्ट इसका कितना ले लो? 95%। बनाएं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी बनी जी? 37.67 बार बार वो ये कैलकुलेशन आपसे करवाएगा बार बार। ये थी नॉर्मल सेल्स, इसका 75% वेरिएबल कॉस्ट, उसका 45% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी प्राइस रिड्यूस हो रही 10% तो 90%। एग्जिस्टिंग लॉस जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, एग्जिस्टिंग का मतलब लॉस इनकॉर्पोरेट है और इनपुट पर है, इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलरेडी इनपुट में शिफ्ट हुई भी है, उसका कितने परसेंट ले लो? 95%। क्योंकि 5% जो है वो जो लॉस होना है वो एलिमिनेट करना है, यानी कॉस्ट को 5% से कम करना है। ये कम हो रही है प्राइस की वजह से, ये कम हो रही है वेस्ट की वजह से। अब डायरेक्ट लेबर पे आ जाए। 130.56 इंटू 75%। लेबर कितने परसेंट है? 35%। आराम आराम से चलें। इनटू अब जाके देखें लेबर कॉस्ट क्या कह रहा है? वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी 8% और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी 10%। याद करें वेजेस का रेट इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे 108%, लेकिन कह रहा है एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। याद करें लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो लेबर आवर्स डिक्रीज होंगे। कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? 10% से। इसका मतलब आवर्स कितने रह जाएंगे? 90% कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुराने टॉपिक रिवाइज करने के लिए जी। डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8% which would
इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय हाँ जी ओके हो गया। कौन सा? दिस वन एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय 8%। इसका मतलब है 8% से डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। 100 में से 8 गया तो कितना बचा? तो 92% ले लीजिए। एक और फ्रैक्शन लगाएं 37.67 37.67 ये बोलिए 30.65 दोबारा चेक कर लें। ओके अब क्या चाहिए? वेरिएबल एफओएच। दोबारा आ जाए 130.56 इंटू 75% इंटू 20%। अब ओवरहेड्स के लिए कहानी देखें, ओवरहेड्स के लिए कहानी देखें जल्दी से। अब याद करें भाई क्या सिखाया हुआ है? भाई क्या सिखाया हुआ है? सिखाया हुआ ये है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो ओवरहेड किस पर बेस करते हैं? लेबर आवर्स पे। दोबारा लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। क्वेश्चन साइलेंट हो और लेबर क्वेश्चन में गिवन हो तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में एफओएच बेस करेगा लेबर आवर्स पर। एफओएच बेस करेगा किस पे भाई? लेबर आवर्स पर। अब बेटा ओवरहेड में जो भी चेंज आ रही होगी, जो उसके रेट की चेंज होगी, जो उसके रेट की चेंज होगी वो तो एज इट इज अप्लाई होगी। बाकी ये जो लेबर आवर्स रिड्यूस हो रहे हैं ये एफओएच पे भी अप्लाई होंगे, और ये जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ये भी एफओएच पे अप्लाई होगी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का बोला, प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेबर पे भी अप्लाई होगी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोलिए एफओएच पे भी अप्लाई होगी, और प्रोडक्शन एफिशिएंसी डायरेक्ट मटेरियल पे भी, ये देखें नहीं, हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल पे भी अप्लाई हो रही है। कितने? 10% से। आए जी, ये इसी वजह से ये देखें बल्क में खरीदने की वजह से 10% उस पर रिडक्शन आ रही है। लिख लें प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेबर आवर्स और मशीन के मुतालिक बात हो रही होती है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेबर आवर्स और मशीन के मुतालिक बात हो रही होती है। अब यहाँ तक कहानी पूरी हो गई। अब मुझे बताएं जी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऊपर कितनी इंक्रीज हो रही है? तो इसका मतलब इसका 90% ले लो, ये हो गया। अब बताएं भाई लेबर ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब आए डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने से रिड्यूस हुए? 8% से। अब इसका कितना ले लीजिए? 92%। अब आए ओवरहेड पे इन्फ्लेशन कितना है? 4%। अब ये ले लीजिए कितना? 1.04 ले लें या 104% ले लें? बोलिए। वेरिएबल एफओएच 16.86। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्रंच है ये 3 वर्किंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तंग करेगी ये चीजें तंग करेंगी, जब तंग करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल करें 85.18 क्या बनी?
प्लान की वेरिएबल कॉस्ट, ये प्लान की फिक्स कॉस्ट, ये प्लान की सेल्स, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट पढ़े क्या मांग रहा है, कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव। अब आपने क्या कैलकुलेट कर ली, सेल्स कैलकुलेट कर ली, कितनी की है 127.5, ठीक है। प्रोजेक्टेड सेल आ गई, उसके बाद क्या कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो जब ही आएगा जब पहले ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यूनिट्स नहीं है तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना पड़ेगा, यूनिट्स में। आए पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में नहीं है तो छोड़ दें, डायरेक्ट किस में निकालें, रुपी में। और रुपी के लिए क्या फार्मूला होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। बताया था पर यूनिट डाटा ना हो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में मिलेगा। आए भाई, सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं प्लान की, अभी आपने कैलकुलेट किया 30.56। अब हमें चाहिए CS रेशो। CS रेशो के लिए क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन। सेल्स बताएं 127.95 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अभी कैलकुलेट किया 85.18 ओवर 127.95 इंटू 100। पहले सिर्फ नीचे का आंसर दें, 30.56 ओवर CS रेशो। पॉइंट्स में ही दे दीजिए जरूर जी, पॉइंट सिर्फ इसका आंसर। ये CS रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं डिनोमिनेटर में। क्या 0.3342 बनाए जी ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में। 91.44 मिलियन। अब बताएं आप सेल्स कितनी अचीव करना चाह रहे हैं, 127 पॉइंट, ठीक है। चलें जी, फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर कर रहे हैं आप, और CS रेशो ये सही किया आपने, चेक करें। आपने एक फिक्स कॉस्ट नहीं यहाँ लिखी, इंटरेस्ट वाली समझा दी थी लेकिन लिखी नहीं है, ठीक है, वो भी ऐड करें। कितना लोन ले रहे हैं, 30 माइनस 2 और उसका कितने परसेंट, 10% प्लस ये कितना बना 2.8 जमा कर दें 33.36 33.36 कितना बना 99.82 मिलियन। ये ब्रेक इवन सेल्स हो गई। अब बजटेड सेल्स लिखवाएं, अभी कैलकुलेट किए 127 पॉइंट, बजटेड सेल्स 127.95 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो मांगी है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपी मांगे है जी, रेशो मांगी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आए करते हैं, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में ओवर बजटेड सेल्स इंटू 100। बजटेड सेल्स बताएं 127.95, ब्रेक इवन पॉइंट 99.82, बजटेड सेल्स 127.95 इंटू 100, आंसर 21.98%। 21.98%।
98%। ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चों, कॉपी करें। ध्यान से कॉपी करें। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Salt Leather Limited (SLL) produces and sells shoes. The following information pertains to its latest financial year. इसका मतलब परफॉर्मेंस हो चुकी। सेल्स कितनी है? 62,500 पेयर्स मीन पूरे जितने यूनिट्स हैं बॉक्सेस, और सेल्स है 187.5 मिलियन। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 35 के हैं, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 के हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 40-35-25 की रेशो में है, 40 मटेरियल है, 35 लेबर है और 25 ओवरहेड है, और ये 60% ऑफ सेल यानी सेलिंग प्राइस का 60%। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% ऑफ सेल, सेलिंग प्राइस का 15%। To increase profitability, SLL has decided to introduce new design shoes and discontinue the existing designs. In this regard, it has carried out a study whose recommendation are as follow. कहते हैं रिप्लेस कर दो एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिशिएटेड प्लान। इसका मतलब फुली डेप्रिशिएटेड है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। विद अ न्यू प्लांट एड एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। नए एसेट की कॉस्ट 50 मिलियन है। नया प्लांट क्या कर देगा? वेस्टेज रिड्यूस कर देगा 10 से 5। इसका मतलब साइलेंट है तो इनपुट पे है, तो अगर इनपुट पे है तो इसका मतलब जो पहले से मौजूद है वो 110 है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 110 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पे चला जाएगा और फिर उसे ले जाएंगे 105 पे। डिक्रीज वेजेस बाय 5%, इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड बाय 6 एंड फिक्स ओवरहेड बाय 15 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द, और इसमें नई जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन भी शामिल है। आगे इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन ऑन मार्केटिंग स्टाफ, ये सेलिंग प्राइस पे होगी। एंड एनुअल बोनस, एनुअल का मतलब सालाना, सालाना का मतलब फिक्स कॉस्ट, और बोनस कितना ऐड कर दो? 1.5 मिलियन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन वुड रिक्वायर एन इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय 2%। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 2%। किसका होगा? सेलिंग प्राइस का। नई शूज़ को कितने पे बेचो? 10% हायर प्राइस पे। मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 मंथ्स सेल्स। कहता है क्लोजिंग स्टॉक कितना रखो? अगले महीने की सेल का, अगले महीने की सेल्स के बराबर, इक्वल टू 1 मंथ सेल्स। जब भी वो ये कहे ना कि सेल्स का 1 मंथ, तो याद रखना स्टॉक का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल्स से होता है, तो इसे पढ़ना यही है टू 1 मंथ सेल्स, लेकिन इसे ऐसे पढ़ना है टू 1 मंथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन, क्या निकालना है? बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल्स हैज़ बीन डिटरमिन्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग, ये ज़रा कंपोजिंग में शीट में मसला आ रहा है स्लाइड में, 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहा है 25% लगाओ। इसका मतलब है मांग क्या रहा है वो हमसे? बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लगा देते हैं। किसका फार्मूला लगा देते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फार्मूला याद है क्या होता है? ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी यूनिट्स में, ये भी यूनिट्स में, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। अब वो क्या कह रहा है? कितने परसेंट बजटेड सेल्स रखो? 25%।
कितना 25%। 25% का मतलब 0.25। और बजटेड सेल्स हमारे पास अभी नहीं है, ब्रेक इवन सेल्स भी नहीं है, अब ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट। बनाएं जी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी है भाई, देखें ज़रा जी, 35 मिलियन। फिर कितनी है, 10। और नीचे देखें इंक्रीज कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट में, 15 मिलियन। जमा कर दें, कितना आया, ये 60 मिलियन हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट। 60 मिलियन क्या है, फिक्स कॉस्ट जी। बोनस भी है कितना, तो भी ध्यान से बोला करना, 1.5 मिलियन एनुअल बोनस है। एनुअल है तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट है, कितनी हो गई, 61.5 मिलियन। क्वेश्चन पढ़ते हुए सारा बताता हूँ, याद रखा करो। ये आ गया। अब जरा देखें सेलिंग प्राइस कितनी वो अचीव करना चाह रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो आ गई, सेलिंग प्राइस पहले कितनी है, सेल्स बताएं, 187, 500, 000 डिवाइडेड बाय पेयर्स कितने हैं, 62,000। क्या आंसर आया, 3,000। अब देखें, अभी क्वेश्चन पढ़ते हुए बताया सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज करना चाह रहा है, 10%। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी होगी, रिवाइज्ड, ये सब प्लान की है, किसकी है, प्लान की। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस 3000 इंटू 1.1 कितना बना, 3300। ओके। अब ब्रेक इवन के लिए सिर्फ एक चीज़ रह गई, क्या, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आना है, डायरेक्ट मटेरियल आना है, डायरेक्ट लेबर आना है, ऐसा ही पास पेपर पहले भी करवाया, वेरिएबल FOH आना है, वेरिएबल सेलिंग भी है, वेरिएबल सेलिंग आनी है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर वेरिएबल सेलिंग कमीशन भी आनी है जो नहीं आ रही है। ओके भाई, ओके है। अब ज़रा क्वेश्चन में देखें कितनी थी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से आए। पहले ये देखना है कि वेरिएबल है कितना, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। आए, सेलिंग प्राइस कितनी है, 3300। इसका कितने परसेंट लो, 60%। इसमें से मटेरियल कितना है, 40%। एक ही बात है ना, 100 में से 40 है, एक में से 0.4 है, जैसे मर्जी कर लें। अब ये जो आपके पास मटेरियल है ये 10% की वेस्टेज के साथ है, इसका मतलब है ये 110 है। जब 110 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कहाँ चला गया, विदाउट लॉस चला गया। अब क्या कह रहे हैं, लॉस कितने परसेंट लो, 5%, यानी इनपुट का 5%। किसका, इनपुट का। तो इसका कितना ले लो, 105 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। ये तरीका हमेशा याद रखिएगा। लॉस 10% शामिल है तो ये 110 है, 110 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अब वो क्या कह रहा है, कितना लॉस होगा, 5%। इसका मतलब है 100 से डिवाइड कर दो और 105 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कोई प्राइस का इंक्रीज तो नहीं आ रहा मटेरियल में, मटेरियल की प्राइस में इंक्रीज तो नहीं आ रहा। क्वेश्चन में पढ़ो, ये देखो आ रहा है, कहाँ है, मटेरियल की प्राइस कहीं इंक्रीज आ रहा है, मटेरियल की प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं है। दोबारा चेक कर लो।
जी भाई नहीं है, आर यू श्योर? आंसर दीजिए जी। देखो भाई, फिर वही मिस्टेक हुई है, इस सेलिंग प्राइस से नहीं चलना, क्योंकि इसमें तो प्राइस का इंक्रीज है। और हमने क्या कहा था, जब भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, कौन सी प्राइस लेनी है? नॉर्मल। नॉर्मल वो जिसमें सेलिंग प्राइस का इफेक्ट नहीं आया हुआ है। तो 3000 से चलें। क्या आंसर आया? 687.27। जी क्या आंसर है? 687.27। अब फिर 3300 नहीं लेना है, 3000 लेना है। अब बताएं जी, इसका 60% है वेरिएबल, और इसमें लेबर कितनी है? मटेरियल 40 था, 35। अब ज़रा देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी लेबर एफिशिएंसी के मुतालिक कुछ बता रहा है? लेबर एफिशिएंसी के मुतालिक 5% क्या हुई? 5% एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है। डायरेक्ट वेजेस डिक्रीज हुई है ना, यानी रेट डिक्रीज हुआ। तो इसका कितने परसेंट ले लो? 95%। अगर वो कहता है एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है, तो फिर 105% लेते। एफिशिएंसी डिक्रीज का मतलब आर ज्यादा हो गए, वेज कॉस्ट डिक्रीज का मतलब उसकी कॉस्ट कम हुई। कितना बन गया? 598.5। अब वेरिएबल एफओएच पे आ जाओ। 3000, इसका 60% कितना था ये? 25%। अब जाके देखें वेरिएबल एफओएच के लिए कुछ बता रहा है जी? 6% इंक्रीज है, तो 6% इंक्रीज का मतलब 106% ले लो। लीजिए 477। अब आए जी, क्या कह रहा है? वेरिएबल सेलिंग कितना है? 15% ऑफ सेल्स। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3000। इसका कितने परसेंट ले लो? 15%। जाके देखें सेलिंग प्राइस जो वेरिएबल सेलिंग है उनमें कोई इंक्रीज आ रहा है रेट में जी? 2% लगा दीजिए। कहाँ है 2%? वेरिएबल सेलिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन वुड गाइड इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब 2% बढ़ जाएगा, यानी इस फिगर का 102% आंसर आएगा। ले लें 102%, 459। अब बताएं जी कमीशन कितनी ऑफर कर रहे हैं? इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन ऑन मार्केटिंग। ये कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। किस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे। अब सेलिंग प्राइस कौन सी लेंगे? ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये तो पहली दफ़ा आ रही है। अब इस पे लेंगे आप 3300 का 1%। बोलिए 33। अब इसे जमा कर दीजिए, क्योंकि जो पुरानी कॉस्ट होगी वो पुरानी सेलिंग प्राइस से चलेगी, जो नई कॉस्ट होगी वो नई सेलिंग प्राइस से। बोलिए 2254 2254.5.77। अब आ जाओ बेटा, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आ जाए। रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? 2254.77। रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आ जाए। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 3300 माइनस 2254.77 कितना आया? 1045.23। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे आएगा? एसी बंद कर दे। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं जी?
61.5 मिलियन, और मिलियन ना कहीं पूरा कर दें, 61,500,000 और कंट्रीब्यूशन एक का कितना आया 1045.23, कितने यूनिट्स बने 58838 पॉइंट छोड़ दें, 0.72 है, 39 कर दीजिए, 39 यूनिट्स। ये क्या आ गई ब्रेक इवन यूनिट्स, लेकिन वो तो मुझसे मांग रहा है बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड सेल्स। अब आ जाए बजटेड सेल्स को एक्स कर दीजिए माइनस ब्रेक इवन पॉइंट जी 58839 ओवर बजटेड सेल्स एक्स, यही है। तो फिर 0.25 एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 58839, इसे इधर ले आए 58839 इक्वल टू एक्स माइनस 0.25 एक्स, इसके साथ 1 है, 58839 इक्वल टू 0.75 एक्स, एक्स इक्वल टू 58839 ओवर 0.75 कितना आया 78452। ये क्या है बजटेड सेल्स। ओके हो गया। अब आप मुझे बताएं कितने यूनिट्स आप क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाह रहे हैं एक महीने की सेल्स के। ये 12 महीने की सेल्स है, उसने आपसे बजटेड सेल्स नहीं मांगी, बजटेड यूनिट्स मांगी हैं प्रोडक्शन की। आए जी बजटेड प्रोडक्शन कैसे करोगे, बराबर है बजटेड सेल्स प्लस बोलिए क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। बजटेड सेल्स पूरे साल में कितनी करना चाह रहे हैं 58839 प्लस 58839, ये साल की सेल्स है और एक महीने की सेल्स आप अपने पास स्टॉक में रखना चाह रहे हैं। बनाएंगे तो स्टॉक में रखेंगे, तो फिर इसका आंसर दें 58839 प्लस 63742, और नहीं यार, और नहीं यार, इससे सिर्फ इससे डिवाइड करना क्या हो गया। नहीं भाई साहब इतनी जल्दी ना करें। 4903.040 क्या कहा 4903, बस ठीक है, ज्यादा ना आगे बोलना। अब बोल 63742 यूनिट्स। अगर वो सिर्फ बजटेड सेल्स मांगता तो क्या करते, बोलिए। सॉरी भाई, सॉरी ये नहीं आनी, ये है, सॉरी माजरत। 78452, फिर इधर भी 78452 आए जी 78452 प्लस 6537 जी 6537 जमा कर दें, जमा कर दें 84989 यूनिट्स, 84989 यूनिट्स। अगर सिर्फ वो बजटेड सेल्स मांगता तो ये आंसर यहाँ पे रुक जाता। वो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक भी कैरी कर रहा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी हम बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स में आएगा। क्लियर भाई, कॉपी करें।